वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारा आज का जो टॉपिक है आपके लिए, वो टॉपिक है हमारा राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल जो सब्जेक्ट्स है उसके अंतर्गत हमने आज का टॉपिक उठाया आपके लिए, राजस्थान का अफवाह तंत्र। तो देखिए फ्रेंड्स, अफवाह तंत्र के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ साझा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपसे किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट था वो रह ना जाए। फ्रेंड्स देखिए, वीडियो को लास्ट तक आइए, वीडियो को कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है अफवाह और दूसरा शब्द है अफवाह तंत्र। तो दोनों में डिफरेंस की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंस में जब किसी नदी द्वारा जल बहाव का अफवाह कहते हैं, किसी भी नदी द्वारा जल बहाव को अफवाह कहते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स, ये कोई नदी है और नदी जो जल को बहाकर लेकर जा रही है, जो नदी जल को बहाकर लेकर जा रही है उसको हम अफवाह कहते हैं। अफवाह कोई अकेली ही नदी, यहाँ पर फ्रेंड्स कोई उसकी सहायक नदियों की बात नहीं हो रही है, अकेली ही नदी जो जल को बहा कर लेकर जा रही है उसे हम अफवाह कहते हैं। मतलब अकेली नदी के जल बहाने कर ले जाने को ही अफवाह, उस जो क्षेत्र है उसको हम अफवाह कहते हैं। जबकि अफवाह तंत्र में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, एक जब मुख्य नदी और सहायक नदी द्वारा निर्मित जल को अफवाह तंत्र कहते हैं। तो मतलब मुख्य नदी जो है, एक मुख्य नदी जा रही है और उसमें कुछ सहायक नदियां आकर विलय हो रही है, मिल रही है, उसमें कुछ सहायक नदियां आकर जगह जगह से आ रही है और उसमें विलीन हो रही है और मुख्य नदी बहकर चल रही है। तो उस जो मुख्य नदी और सहायक नदी द्वारा जो तंत्र बनता है उसे हम बोलते हैं अफवाह तंत्र। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान के संदर्भ में जल संभर और जल विभाजक, तो यह जल संभर या जल विभाजक दोनों एक ही बात है। तो दोनों के बाद में बात करें तो राजस्थान का जल विभाजक किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान का जल विभाजक की बात करें तो राजस्थान का यहाँ पर जल विभाजक है, दो चीजों को यहाँ पर हम जल विभाजक मानते हैं। एक तो राजस्थान का जल विभाजक है वो मानते हैं अरावली पर्वतमाला को, जो महान जल विभाजक रेखा भी इसे कहा जाता है। और दूसरा हम मानते हैं भौराट का पठार को। दूसरा महान जल विभाजक किसे मानते हैं? भौराट का पठार को। तो क्वेश्चन आएगा आपकी एग्जाम्स में, तो वो क्वेश्चन आएगा कि जल संभर है, राजस्थान का जल संपर्क है। तो राजस्थान का जल संपर्क की बात करें तो देखिए भाई, आप क्वेश्चन में अधिकतर कैंडिडेट्स को यही आता होता है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान का जल संभर है, जबकि राजस्थान का जल संभर अरावली पर्वतमाला के साथ साथ भौराट का पठार भी है। अब भौराट का पठार किस प्रकार से है तो देखिए फ्रेंड्स, भौराट का पठार की हम बात करें तो भौराट का पठार कुंभलगढ़ राज संबंध से प्रारंभ होता है और गोविंदा उदयपुर तक यह एक पठारी क्षेत्र है, जिसके पठारी क्षेत्र के इसके पश्चिम से जो निकलने वाली नदियां हैं वह सभी नदियां वो है अरब सागर की तरफ जाती है। तो ये भौराट का पठार है, इसके एतबार से है, आपको मानचित्र में भी बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, ये भौराट के पठार के जो इसके पश्चिम से जितनी नदियां निकलती है, ये पश्चिमी है, और इसके पश्चिम से जितनी नदी निकलती है वह सब जाती है अरब सागर में, और जबकि जो पूरब से जो नदियां निकलती है वो सब जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से भौराट का पठार है वो गोगुंदा, जो भौराट का पठार है प्रारंभ कहाँ से होता है? कुंभलगढ़ राज संबंध से, जबकि गोगुंदा उदयपुर तक जाता है। फ्रेंड्स मानचित्र में देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मानचित्र में मैंने आपको बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मानचित्र है हमारा, और मैंने नीचे का हिस्सा कर रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आर लिख रहा है वह है उदयपुर राज संबंध। अब यहाँ पे राज संबंध जो है, यहाँ पे कुंभलगढ़ राज संबंध से और गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर में है। तो यहाँ पर कुछ ये पठारी भूभाग है। अब यहाँ पठारी भूभाग है, यह जल विभाजक कैसे मानते हैं राजस्थान का? तो देखिए, यह पठारी भूभाग है, ये एक प्रकार से इस प्रकार से निर्मित है कि इसके जो ये पश्चिम राजस्थान का पश्चिम भूभाग है, और इसके पश्चिम से जितनी भी नदियां निकलती है वह सब जाती है कहाँ पर? अरब सागर में। वह पूरी नदियां कहाँ पर जाती है? अरब सागर में। जबकि इसके पूरब से जितनी भी नदियां निकलती है वह सब जाती है आपकी बंगाल की खाड़ी में।
यह सभी नदियाँ कहाँ पर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से यह जो हमारा बौराठ का पठार है, बौराठ का पठार जो यहाँ पर है, यह भी हमारा जल विभाजक मानता है। जबकि दूसरे हम बात करते हैं अरावली पर्वतमाला, कुछ इस प्रकार से निकलती है और ये बौराठ का पठार भी अरावली पर्वतमाला का भाग माना जाता है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, अरावली पर्वतमाला को हम संगोष्ठी रूप में बात करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर रूप में बात करें तो बौराठ का पठार भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसलिए बौराठ का पठार को हम अलग से बात करते हैं। तो अरावली पर्वतमाला की भी एक खास विशेषता, इसके इधर से ये निकलने वाले जो नदियाँ हैं जो सब कहाँ पे जाती है, बंगाल की खाड़ी में, और इधर से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ जो सब जाएगी आपकी अरब सागर में। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला और बौराठ का पठार दोनों ही राजस्थान का जल विभाजक या जल संभर माने जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स, हमने जल विभाजक कर लिया है, तो अब राजस्थान का वर्गीकरण, अफवाह तंत्र का वर्गीकरण। अफवाह तंत्र इन नदियों का जो वर्गीकरण है हम किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, नदियों का जब वर्गीकरण की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नदियों का वर्गीकरण हम करते हैं 3 प्रकार से राजस्थान में। तो 3 प्रकार से किस प्रकार से करते हैं, एक तो आंतरिक जल विलय के आधार पर, दूसरा हम करते हैं धरातलीय बनावट के आधार पर, तीसरा हम बात करते हैं धरातलीय ढाल के अनुसार। अब देखिए फ्रेंड्स, एक एक के बारे में बात करते हो। आंतरिक जल विलय के आधार पर बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र आंतरिक जल विलय का मतलब राजस्थान की कुछ नदियां ऐसी है जो अपना जल को अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो उन्हें हम बोलते हैं बंगाल की, उन नदियों को हम बोलेंगे बंगाली खाड़ी का अफवाह तंत्र वाली नदियां। और कुछ नदियां राजस्थान की ऐसी है जो अरब सागर में अपना जल को अंतिम रूप से गिराती है, तो उन्हें हम बोलते हैं अरब सागर का अफवाह तंत्र की नदियां। आगे हम बात करते हैं, देखिए आंतरिक अफवाह तंत्र की, तो राजस्थान की कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिसका उदय राजस्थान से ही होता है और उसका विलय भी राजस्थान में ही हो जाता है, मतलब अंतिम रूप से वह समाप्त भी हो जाती है राजस्थान में, तो उन्हें हम बोलते हैं आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां। अब देखिए फ्रेंड्स, धरातलीय बनावट के आधार में बात करें तो धरातलीय बनावट के आधार पर एक तो मैदानी क्षेत्र होता है और एक पहाड़ी क्षेत्र होता है धरातल में। तो मैदानी क्षेत्र में जैसे पश्चिम मरुस्थल तथा पूर्वी मरुस्थल, और पहाड़ी क्षेत्र में आ जाता है अरावली पर्वत माला तथा दक्षिण पूर्व का पठार जिसे हम बोलते हैं हाड़ौती का पठार। तो ये दोनों क्षेत्र आ जाते हैं, इन दोनों क्षेत्रों से भी कुछ नदियां निकलती है, तो उन्हें हम बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र की नदियां जो हाड़ौती के पठार तथा अरावली पर्वत से निकलती है, और जबकि मैदानी क्षेत्र से निकलती है उन्हें पश्चिम मरुस्थल जो मैदानी क्षेत्र है, पश्चिम मरुस्थल तथा पूर्वी मैदानी क्षेत्र की जो नदियां हैं मैदानी क्षेत्र की नदियां बोलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स, धरातलीय ढाल के अनुसार, तो धरातलीय ढाल के अनुसार बात करें तो धरातलीय ढाल के अनुसार राजस्थान की 2 ही नदियां हैं। एक तो आती है पूर्वी जो हमारे उत्तर की तरफ राजस्थान का उत्तरी भाग है उसमें आती है घग्गर नदी, और एक आती है आपकी जो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है, जो दक्षिण से उत्तर की तरफ जाती है कुछ इस प्रकार से जाती है। हमारे नक्शे की बात करें तो इस प्रकार से जाती है चंबल नदी। अब इसको हम नक्शे में देखें तो देखिए फ्रेंड्स, एक बार आपको नक्शे में क्लियर कर देता हूँ। घग्गर नदी की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ये धरातलीय ढाल के अनुसार इस प्रकार से आती है, न्यू और न्यू गिरती है, तो ये ढाल के अनुसार ही चलती है। तो ये हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 ही जिलों में चलती है यह नदी। और वहीं हम बात करते हैं चंबल नदी का, तो देखिए फ्रेंड्स, चंबल नदी जो है हमारी ढाल के विपरीत चलती है। ढाल के विपरीत किस प्रकार चलती है, चंबल नदी कुछ इस प्रकार से चलते हुए और ये राजस्थान और इस प्रकार से राजस्थान की सीमा बनाते हुए चलती है यहाँ पर, और ये कुछ इस प्रकार से चलती है। तो मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि ये विपरीत दिशा में यूं चलती है, यूं। और अधिकांश नदियाँ आपने देखी होगी कि ये यूं चलती हैं, कोई ढाल ही इस प्रकार से राजस्थान का, लेकिन यह जो चंबल नदी है राजस्थान की वो ढाल के विपरीत बहती है। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए फ्रेंड्स, हमने जो यहाँ पर वर्गीकरण को जाना है, तो वर्गीकरण में हम जो वर्गीकरण पढ़ेंगे फ्रेंड्स आने वाली वीडियो में, वो हम इस प्रकार का वर्गीकरण को पढ़ेंगे। ये इस प्रकार का वर्गीकरण में ही हम
मुख्य रूप से वर्गीकरण इस प्रकार का ही माना जाता है। तो इस प्रकार के वर्गीकरण, तीनों वर्गीकरण को हम प्रत्येक एक एक नदियों के बारे में विस्तार से जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। कहीं से आगे बात कर लेते हैं। देखिए राजस्थान का नदियाँ, राजस्थान की नदियों की बात करें तो देखिए राजस्थान की नदियों में कुछ खास विशेषताओं की, तो देखिए राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करें तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है चंबल नदी को। दूसरा, राजस्थान के पूर्ण बहाव के आधार पर जो ऐसी नदी जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही अपना अंत कर लेती है, मतलब राजस्थान में ही किसी न किसी सहायक नदी में वह विलीन हो जाती है। तो वैसे वह नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसी प्रकार से निकलेगा कि पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह है बनास नदी। दूसरी हम बात करते हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र की जो ऐसी नदी जो राजस्थान में विलीन हो जाती है, ऐसी नदी जो राजस्थान में ही विलीन हो जाती है, वो उसमें जो सबसे लंबी नदी की बात करें तो वह लंबी नदी घग्गर नदी को माना जाता है। हालांकि फ्रेंड्स घग्गर नदी है जिसका उद्गम जो राजस्थान से नहीं होता है, जबकि इसका अंत है जो राजस्थान में होता है, इसलिए घग्गर नदी को आंतरिक प्रवाह की नदी मानते हैं। इसका उद्गम फ्रेंड्स कालका हिमाचल प्रदेश से होता है और यह पंजाब हरियाणा के बीच कई जगह पर सीमा बनाते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले से, और गंगानगर हनुमानगढ़ 2 ही जिले में बहती है और यह सबसे लंबी नदी मानी जाती है आंतरिक प्रवाह की। आगे हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स राजस्थान में नदी विहीन जिलों की बात करें तो नदी विहीन जिले हैं राजस्थान में 2 ही। कौन कौन से? तो नदी विहीन जिलों की बात करें तो यहाँ पर चूरू और बीकानेर जो जिले हैं वो आ जाते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स सर्वाधिक नदियों वाला जिला, सर्वाधिक नदियों वाला जिला की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला है वह चित्तौड़गढ़। फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पर इसी प्रकार से निकलेगा, आपको जिस प्रकार से मैंने लिख रखा है यहाँ पर इसी प्रकार से निकलेगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में देख लेना आप, वहाँ पर भी आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। तो सर्वाधिक नदियों वाला जो जिला है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ है राजस्थान का। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग की बात करें तो संभाग है वह है कोटा संभाग, क्योंकि कोटा संभाग में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा संभाग कौन सा है जहाँ पर सर्वाधिक नदियाँ है? वह है कोटा। और ऐसा संभाग कौन सा है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो वह है कोटा संभाग। अब देखिए न्यूनतम नदियों वाला संभाग की बात करें तो बीकानेर, बीकानेर में बहुत कम नदियां निकलती है। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए कुछ जो नदियों का जो क्रम के बारे में बात कर लेते हैं, नदियों का क्रम की। तो देखिए फ्रेंड्स नदियों का क्रम, देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियों का क्रम की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों में बहने वाली नदियां 3 हैं। पहली चंबल नदी, दूसरी बनास नदी और तीसरी लूनी नदी। और ये तीनों नदी प्रत्येक 6 जिलों में बहती है, मतलब प्रत्येक नदी 6 जिलों में बहती है। फ्रेंड्स सभी नदियों के बारे में हम विस्तार से अलग अलग वीडियो में आपसे बात करेंगे और सभी नदियों का तंत्र को हम विस्तार से जानेंगे, ताकि इस नदियों का जो है प्रत्येक नदी की जड़ से लेकर आपके अंत तक अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आप ताउम्र इस चीज को भूल नहीं पाओगे फ्रेंड्स। इसलिए हम आपको एक एक टॉपिक के लिए अलग से वीडियो बनाकर विस्तार से बताने वाले हैं फ्रेंड्स, ताकि आपकी किसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन रह ना जाए। आगे हम बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स जल ग्रहण क्षेत्र, तो ऐसी नदियों के क्रम में बात करते हैं हम जो जल ग्रहण, जिनका जल ग्रहण जो है क्रम के आधार पर किस प्रकार से। तो देखिए सर्वाधिक जो जल ग्रहण यहाँ पर राजस्थान में करती है वह बनास नदी करती है, मतलब बनास नदी के अंतर्गत सर्वाधिक जल ग्रहण पाया जाता है राजस्थान में। 27.48% जो है राजस्थान का जो जल है उसका 27.48% ग्रहण करता ही है बनास नदी। दूसरी है लूनी नदी।
लूणी नदी करती है 20.21%, चंबल नदी करती है 17.18%, माही नदी करती है 9.46% जल ग्रहण करती है। आगे हम बात करते हैं सतही जल के आधार पर, मतलब जो आपको जल दिखता है वास्तविकता में, उस सतही जल के आधार पर नदियों का क्रम। तो सर्वाधिक जल हमें दिखता है चंबल नदी में, और दूसरा हम बात करते हैं सर्वाधिक जल उसके बाद दिखता है बनास नदी में, तीसरी आती है माही नदी, चौथी आती है साबरमती नदी, और पांचवी यहाँ पर आ जाती है लूणी नदी। अब हम बात करते हैं जल उपयोगिता के आधार पर, जो हम सर्वाधिक जल उपयोग लेते हैं उसके आधार पर नदियों का क्रम। तो सर्वाधिक जल उपयोग हम लेते हैं सर्वप्रथम चंबल नदी से, दूसरा हम लेते हैं राजस्थान में बनास नदी से, तीसरा हम लेते हैं माही नदी से सर्वाधिक जल उपयोग में लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, देखिए फ्रेंड्स, सर्वाधिक उपवेशन यानी नदी का बहाव के आधार पर नदियों का क्रम। तो मतलब सर्वाधिक तेज कौन सी नदी बहती है और सर्वाधिक स्लो कौन सी नदी बहती है, उसका क्रम के आधार पर बात करें तो यहाँ पर हमने लिया नदी बहाव के आधार पर। तो राजस्थान में सर्वाधिक तेज जो बहने वाली नदी है वह है लूणी नदी। क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा फ्रेंड्स, कंफ्यूजन नहीं होने का, यहाँ पर सर्वाधिक जल ग्रहण करती है जो कौन सी करती है राजस्थान में बनास नदी, और सतही जल के आधार पर बात करें तो चंबल नदी, और यहाँ पर सबसे तेज नदी बहती है वह कौन सी बहती है, लूणी नदी। दूसरे नंबर पर सबसे तेज बहती है बनास नदी, तीसरे नंबर पर चंबल नदी, चौथे नंबर पर माही नदी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया उस प्रकार से आंतरिक अफवाह तंत्र की यहाँ पर परिभाषा भी लिखी हुई है। आंतरिक अफवाह तंत्र की बात करें तो देखिए, आंतरिक अंत प्रवाह तंत्र या आंतरिक प्रवाह तंत्र एक ही है। वे नदियाँ जो अपना जल ना तो अरब सागर में गिराती है और ना ही बंगाल की खाड़ी में गिराती है, बल्कि अपने ही प्रवाह क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी कहलाती है। अब राजस्थान की 12मासी नदी, मतलब जो वर्ष भर बहती है, 12 महीने बहती है, ऐसी नदी कौन कौन सी है, तो राजस्थान की 2 ही नदी ऐसी है जो 12मासी नदी है, 12मासी नदी कहलाती है। यह 12 महीने बहती है। पहली है चंबल नदी, दूसरी यहाँ पर आ जाती है आपकी माही नदी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखिए फ्रेंड्स, आपको जो यहाँ पर वर्गीकरण बताया है आंतरिक प्रवाह तंत्र के आधार पर वर्गीकरण, बंगाल की खाड़ी का प्रवाह तंत्र वर्गीकरण और अरब सागर का प्रवाह तंत्र वर्गीकरण, तो उसके आधार पर हम आपको एक एक नदी का विस्तार से बताएंगे। यहाँ पर हम कुछ जान लेते हैं आंतरिक प्रवाह अफवाह तंत्र की नदियों के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आंतरिक अफवाह तंत्र की बात करें तो आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी की बात करें तो राजस्थान में मैंने आपको जैसा बताया घग्गर नदी। दूसरी पूर्ण बहाव के आधार पर आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी, देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया घग्गर नदी राजस्थान में आती है, बाहर से दूसरे स्टेट से अंदर आती है राजस्थान के अंतर्गत और राजस्थान में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसके माना जाता है। क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं कि यह क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, घग्गर नदी। जबकि यह पूछ लिया जाए कि पूर्ण बहाव के आधार पर आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यहाँ पर आपको आ जाती है काटली नदी। मतलब राजस्थान में ही उदय होता है और राजस्थान में ही वह विलुप्त हो जाती है। ऐसी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है काटली नदी। और ऐसी कौन सी नदी है जिसका उदय भी राजस्थान में होता है और विलुप्त भी राजस्थान में हो जाता है, लेकिन वह सबसे छोटी नदी है। यहाँ पर फ्रेंड्स, छोटी को ध्यान रखना, यह है बड़ी नदी और ये सबसे छोटी नदी कौन सी है, काकनेई नदी। इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमने आपको अफवाह तंत्र की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको दी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम राजस्थान की इसी तरह की आपको सरल रूप में वीडियो उपलब्ध कराते हैं। फ्रेंड्स, आगे हम बात करने वाले हैं आपसे घग्गर नदी के बारे में आगे की वीडियो में। फ्रेंड्स, तब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।